A very good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून Good मैम। afternoon. Good afternoon, class. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन की क्लास है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने टी टेस्ट एनोवा टेस्ट के बारे में बात की थी। आज हम लोग जानेंगे जो कि आपके पैरामीट्रिक टेस्ट है। आज हम लोग बात करेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की। उसमें सबसे पहले हम लोग आज लेंगे मीडियन टेस्ट। ठीक है, तो मैं आप सभी के साथ अपना प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मीडियन टेस्ट पे कि मीडियन टेस्ट क्या होता है। मीडियन टेस्ट पर बात करने से पहले हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर ले कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम लोग की शायद ये पहली क्लास थी जब हम लोगों ने वाली यूनिट स्टार्ट की थी, तो आप सभी को थोड़ा तो पता ही है कि नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है। मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। किसी को मैम ये एनपीसी को फॉलो नहीं करता, जो भी इस समय आइडिया है? हाँ बिल्कुल, सुरेश पिता ने बिल्कुल सही बताया। बेसिकली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो आपके होते हैं, एक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। A non-parametric test is one which does not specify any conditions about the parameter of the population from which the sample is drawn. ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि आपने जिस भी पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रॉ आउट किया है, ठीक है, उस पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन से जब आप कोई जैसे मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, जब उसका कैलकुलेशन आप पॉपुलेशन के आधार पर करते हो तो उस स्टैटिस्टिक्स को यानी मीन और आपके स्टैंडर्ड डेविएशन को हम पैरामीटर्स कहते हैं। जब हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे मेजरमेंट्स को सैंपल के द्वारा जो हमें डेटा मिलता है उस पर हम लोग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो जो आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं, वो टेस्ट होते हैं जिनकी पॉपुलेशन के बारे में पहले से किसी भी प्रकार की कोई क्या बेटा, क्या संजय आप कुछ बोल रहे हो? तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बेसिकली जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत स्क्यूड होता है। ओके, हाँ ठीक, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मतलब जो आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन होती है जिससे कि हम सैंपल ड्रॉ आउट करते हैं उनके बारे में पहले से कोई कंडीशन हम फॉलो नहीं करते, जैसे कि हम नॉन पैरामीट्रिक में करते थे। पैरामीट्रिक में बहुत सारे आपके एजम्पशंस थे कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और भी बहुत सारे जो एजम्पशंस थे वो इन एजम्पशंस को फॉलो नहीं करते हैं। चूंकि since these statistical tests do not make any specified and precise assumptions about the form of distribution of the population, hence known as distribution free test। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके टेस्ट है जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं इनका जो इनके सैंपल जिस भी पॉपुलेशन से लिए जाते हैं उनके बारे में हम कोई रिजिड एजम्पशंस नहीं बनाते, कोई इस तरह की कंडीशंस नहीं रखते हैं कि इन्हें फुलफिल ही करना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं मानते हैं तो हम उनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। और नॉन पैरामीट्रिक के एग्जांपल्स हैं आपके काई स्क्वायर टेस्ट, जिसे हम अभी पढ़ेंगे अपने आगे आपके सिलेबस में, ये काई स्क्वायर टेस्ट, मीडियन टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट। ठीक है, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आप लोगों को समझ में आ गया। उसी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का जैसे आपने पैरामीट्रिक टेस्ट के पढ़े उदाहरण टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, वैसे ही पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक में हम आज पढ़ेंगे मीडियन टेस्ट को। मीडियन टेस्ट क्या होता है, तो अब इस पे बात आते हैं। जैसे मीडियन टेस्ट क्या होता है, बेसिकली मीडियन आप सभी को पता है, माध्यिका। मीडियन से आप क्या समझते हो, पहले आप मुझे ये बता दो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मीन होता है, मोड होता है, वैसे ही मीडियन आप लोगों ने पढ़ा होगा। मीडियन क्या कहता है?
मीडियन किस बात का सूचक है? जिसे हिंदी में माध्यिका कहते हैं, माध्यिका। मैम 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 इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो है करने के लिए दो ग्रुप्स होते हैं, जिसमें एक जो है मैं अभी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अभी होता है संजय, अभी मैं पूछ और रही हूँ दूसरा आप जो लोग है से, मेरा कंट्रोल ग्रुप। मतलब इनका जो है मे, कंपैरिजन स्टडी किया जाता है। इसमें मीडियन में, मीडियन में संजय बता रहे हो आप? यस मैम, मीडियन टेस्ट के अंतर्गत। अच्छा ठीक है, मैम हम चलिए बताएं। अभी हम सबके प्रश्न सुन लेते हैं। पहले अभी मेरा जो प्रश्न है वो है मीडियन क्या होती है, माध्यिका से मैम आप हम लोग क्या बताएं। समझते हैं? हाँ राज बताइए बताइए। मैम जैसे कोई भी पॉपुलेशन दिया हो तो उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के पश्चात जो सबसे हम्म, बीच में जिसकी संख्या ऊपर से और नीचे से दोनों ओर से बराबर हो उसे मैम मध्यिका कहते हैं। बिल्कुल, राज ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि मीडियन क्या होती है। बेसिकली जैसे आपके के पास सैंपल के स्कोर्स हैं, ठीक है, स्कोर्स बहुत सारे, जैसे मान लीजिए 10 बच्चों के स्कोर्स हैं, जिसमें 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 इस तरह से बच्चों के स्कोर्स आए हुए हैं, ठीक है। अब आप जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन बेसिकली क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। जैसे मीन आपको क्या करता है, मीन भी किसी ग्रुप के, जैसे आपको कोई पता लगाना हो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप का एवरेज क्या है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उनका फटाक से सबको प्लस कर लेते हो और उसको नंबर ऑफ स्कोर से डिवाइड कर देते हो। तो वो क्या करता है, मीन क्या करता है, जितने भी स्कोर्स इन्वॉल्व है किसी सैंपल में उन सभी के स्कोर्स को लेता है। मीडियन क्या करती है, मीडियन जैसे कि राज ने बताया, जब मीडियन, जैसे कि मीडियन में क्या होता है, जो एन से डिवाइड कर। आपके स्कोर्स होते हैं पहले हम उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगा सकते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगाते हैं। फिर स्कोर्स की संख्या क्या है, नंबर ऑफ स्कोर्स कितने या सैंपल साइज कितना है, उसके आधार पे हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर आपके नंबर ऑफ स्कोर्स ऑड है, ऑड नंबर है, जैसे 11 13 15, तो फिर आपकी मीडियन क्या होती है, n/2, ठीक है। तो बेसिकली मीडियन क्या करती है, मीडियन होती है वो किसी भी ग्रुप के स्कोर्स को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। मीडियन क्या करती है, आपके किसी भी एक ग्रुप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीडियन के दोनों ही तरफ 50-50% स्कोर्स करते हैं, ठीक है। तो आज हम यही, जैसे जैसे कि अभी तक उन्होंने टीटेस अनोवा में देखा था, हम इन्हीं दो ग्रुप का कंपैरिजन किसके आधार पे करते थे, मीन के आधार पे, माध्य के आधार पे, ठीक। लेकिन अगर अगर आपको क्या है, अगर कोई कोर्स या सैंपल्स जो सैंपल आपको मिला है वो कैसा है, जो पैरामीट्रिक टेस्ट के एजम्पशंस को फॉलो नहीं करता है, यानी एनपीसी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, उसके जो स्कोर्स हैं वो इंटरवल और रेशियो स्केल पे नहीं है, तो उस केस में हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ आना पड़ता है। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि मीडियन टेस्ट क्या होता है और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखो, द मीडियन टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दैट इज यूज्ड टू टेस्ट whether two or more independent groups differ in central tendency, ठीक है, specifically whether the groups have been drawn from a population with the same median। इसका मतलब सिंपली ये है कि जो मीडियन टेस्ट है वो भी एक प्रकार का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जिसका यूज दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट ग्रुप्स जो हैं उनकी सेंट्रल टेंडेंसी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब आपका मीन मीडियन हो, लेकिन चूंकि हम मीडियन टेस्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिक है मीडियन। तो मीडियन टेस्ट क्या करता है, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की जो मीडियंस है, जो मीडियंस है या वो जिस पॉपुलेशन से लिए गए हैं वो सेम है अथवा डिफरेंस है, ये जानने के लिए हम लोग मीडियन टेस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। मीडियन टेस्ट क्या है आपका, जैसे कि आप लोग क्या करते थे टी टेस्ट में, क्या करते थे, टी टेस्ट बेसिकली क्या करता था कि कोई भी दो ग्रुप्स जो हैं उनके जो मीन्स हैं वो आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है, हम टी टेस्ट के थ्रू ये चेक करते थे। और जब दो से ज्यादा ग्रुप होते थे, जब दो से ज्यादा
मोर देन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते थे तो उस केस में हम एनोवा या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट यूज करते थे। तो जो आपका मीडियन टेस्ट है, ठीक है, जो मीडियन टेस्ट है वो 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट ग्रुप्स अगर आपके पास है और आपका जो डेटा है वो इस प्रकार का है कि वो पैरामीट्रिक टेस्ट के एजम्पशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी उसका जो स्कोर है अगर उसका नॉर्मलिटी चेक किया जाए वो एनपीसी को फॉलो नहीं कर रहा है, और जो आपके स्कोर्स आए वो क्या है, ऑर्डिनल या नॉमिनल लेवल पे आए। ठीक है, जैसे जब मीडियन हम लोग करते थे उसमें हम क्या करते हैं, स्कोर्स को ऑर्डर में करते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यानी आपका डेटा किसमें, हम ऑर्डिनल उसमें मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो ऑर्डर वाइज होता है और इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मीडियन टेस्ट बेसिकली हम तब यूज करेंगे जब आपके पास 2 या अधिक इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हो और आपको ये देखना हो, ये टेस्ट करना हो कि दोनों के बीच में, दोनों ही सैंपल्स के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, और इसका आधार क्या होगा, आपका मीडियन होगा। जैसे टी टेस्ट एनोवा में मीन होता था, वैसे ही मीडियन टेस्ट में जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाने का जो आधार होगा वो मीडियन होगा। मीडियन के हम ये देखेंगे कि जो दो ग्रुप्स हैं, ये जो दो ग्रुप्स हैं उनकी मीडियन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है अथवा नहीं है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस जैसे हम लोग बनाते हैं, इस केस में मीडियन टेस्ट में जो नल हाइपोथेसिस बनती है वो यही बनती है कि the null hypothesis is that the groups are drawn from population with the same median, यानी जो दो सैंपल या जो दो या दो से अधिक ग्रुप्स जो कि किसी सैंपल से, किसी पॉपुलेशन से ड्रॉ आउट किए गए हैं उसकी मीडियन समान है, उसकी माध्यिका क्या है, एक जैसी है। नल हमेशा क्या करती है, डिफरेंसेस को नकारती, कहती है सभी लोग सेम हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमेशा यही तो कहती है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग बॉयज, बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। इसका मतलब क्या है, या तो ये कह सकते हैं डिफरेंस नहीं है, या ये बोल सकते हैं देयर इज इक्वालिटी बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। दो इस एक ही चीज को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस इस केस में क्या होती है कि जो आपके ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स यानी 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, उस केस में जो पॉपुलेशन, जो आपके जो ग्रुप्स तो निकाले हैं आपने, या 3 या 4 जितने भी ग्रुप्स आपने लिए हैं, उनकी जिस भी पॉपुलेशन से वो लिए गए हैं उनका मीडियन एक जैसा है, यानी ग्रुप्स की जो मीडियन है उनमें कोई अंतर नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर किस केस में देखें तो क्या हो जाएगी, सिंपली उसका जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगी। द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी आइदर द टू मीडियंस आर डिफरेंट, और जैसे अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है कि दोनों ही जो मीडियंस है वो क्या है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, या अगर ज्यादा या बड़ी जगह आपको वन टेल टेस्ट या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको डायरेक्शनल बनानी, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि एक ग्रुप की मीडियन दूसरे ग्रुप की मीडियन से ज्यादा या कम है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि मीडियन टेस्ट बेसिकली क्या होता है, बस इसको इस तरह से समझ लो। टी टेस्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो और हमें ये चेक करना हो कि वो जिस पॉपुलेशन से लिए गए हैं, ठीक है, उनके मीन्स में कोई डिफरेंस, उनकी मीन्स में कोई डिफरेंस है या नहीं है, चेक करने के लिए। दो ग्रुप आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है, ये चेक करने की कोशिश की जाती है मीन के द्वारा, माध्य के द्वारा। लेकिन और उस केस में आपका पूरा जो क्या नाम है डेटा है वो पूरा आपका पैरामीट्रिक टेस्ट के असम्पशंस को फॉलो करता है। लेकिन अगर आपके पास कोई टेस्ट आया हुआ है, कोई स्कोर्स आए हुए हैं जो कि ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल पे मेजरेबल है, मेजर किए गए हैं, मेजर्ड है, साथ ही साथ वो एनपीसी को फॉलो नहीं करता, जो आपका पॉपुलेशन है जिससे कि डेटा को लिया गया है वो एनपीसी को फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, और आपको मीडियन के थ्रू चेक करना है तो हम उस केस में मीडियन टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, एक इसके बारे में और आपको जान सकते हो, द मूड्स मीडियन टेस्ट is a non-parametric test that is used to test the equality of median from 2 or more population. Therefore, it provides a non-parametric alternative to the one-way ANOVA. जैसे आप लोगों ने पिछले क्लासेस पढ़ा था one-way ANOVA, ठीक है, उसमें क्या था कि जब आपके ग्रुप्स 3 या 3 से ज्यादा यानी 2 से ज्यादा होते हैं, 2 के केस में हम टी टेस्ट यूज करते हैं। जब 2 से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं इंडिपेंडेंट
तो हम एनोवा यूज करते हैं। और एनोवा हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा जो डेटा है वो क्या करे, पैरामीट्रिक टेस्ट के एजम्पशंस को फुल्ली सेटिस्फाइड करे। लेकिन अगर आपके पास जो डेटा है वो पैरामीट्रिक टेस्ट के एजम्पशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उस केस में हमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ मुड़ना पड़ता है। और अगर आपको ये चेक करना है कि दो या दो से अधिक ग्रुप जो आपने लिए हैं उनकी मीडियन, उनकी माध्यिका में कोई सार्थक अंतर है अथवा नहीं है, तो उस केस में हम मीडियन टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, मीडियन टेस्ट के लिए भी ये जितने भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं वो सभी एजम्पशंस फ्री उन्हें कहा जाता है। वो किसी भी चीज को किसी भी तरह के कंडीशंस को मानने के लिए बाध्य नहीं होते, लेकिन फिर भी मीडियन टेस्ट में दो हमें देखने चाहिए। क्या आप दो एजम्पशंस हैं इसके कि जो दो आप सैंपल लो या दो से अधिक सैंपल जो हम लोग ले रहे हैं जिनके बीच में हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस का टेस्ट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस को जांचने की कोशिश करें, वो कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट सैंपल्स होने चाहिए। इंडिपेंडेंट सैंपल का अर्थ आप लोग पहले भी समझ सकते हो, एक बार आप लोग जान लो। इंडिपेंडेंट सैंपल का मतलब क्या है कि आपने ये जो मान लीजिए ए बी सी 3 ग्रुप लिए हैं, ठीक है, तो ए में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके सिलेक्शन का असर बी पे ना पड़े, ना बी के सिलेक्शन का असर ए पे पड़े। इसी तरह जो सी ग्रुप में स्टूडेंट्स आ रहे हैं या कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनका जो सिलेक्शन है वो बाकी दो पे डिपेंडेंट ना हो। आप सभी लोग अपने आपस में इंडिपेंडेंट हो। जैसे अगर हम लोग जेंडर की बात करें तो 3 जेंडर हम लोग ले रहे हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर ले लिया, ठीक है। अब मेल का हम अलग इंडिपेंडेंट तरीके से सिलेक्शन करेंगे, मेल्स में से रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, गर्ल्स वाले ग्रुप में गर्ल्स में से और ट्रांसजेंडर वाले में से ट्रांसजेंडर वालों को हम क्या करेंगे, उसमें इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे सैंपल्स जब आपके पास होते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है। तो मीडियन टेस्ट के लिए सिंपली सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि अगर आपका डेटा जो है वो आपके जो ये हैं पैरामीट्रिक टेस्ट के assumptions को अगर फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है, एक तो ये हो गया। साथ ही साथ आपके जो सैंपल्स है वो इंडिपेंडेंट हैं और वो ऑर्डिनल स्केल पर मेजर्ड है। ऑर्डिनल स्केल क्योंकि चूंकि हम मीडियन की बात करें तो मीडियन में क्या होता है, हम हमेशा अपने मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए अपने डेटा को या अपने स्कोर्स को ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसलिए कहा गया है assumptions क्या है कि डेटा मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल। और वैसे भी अगर कोई स्कोर्स है वो अगर नॉर्मेलिटी को आपके ये पैरामीट्रिक टेस्ट के assumptions को फुलफिल नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका डेटा आएगा वो किस पर मेजर किया गया होगा, या तो ऑर्डिनल पे या नॉमिनल पे। ऑर्डिनल स्केल बेसिकली क्या होती है, जिसमें हम अपने डेटा को ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं। जैसे A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ऑर्डर दिखा रहा है कि A सबसे बड़ा है, B उससे छोटा है और C सबसे छोटा है। तो यहाँ पर आपके पास जो डेटा आया वो किस में आया, ऑर्डर के रूप में आया, रैंक के रूप में आया, ठीक है। तो ये मीडियन टेस्ट के 2 एजम्पशंस हैं। अब आप लोग का यहाँ से प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होता है, या कह सकते हो न्यूमेरिकल पार्ट कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग यहाँ पर स्टेप्स पर लिखिए। पहले आप स्टेप्स को समझो, स्टेप्स को नोट डाउन करो क्लियरली, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं, जो अभी हम लोग मीडियन टेस्ट पढ़ रहे हैं वो बेस्ट अभी फिलहाल 2 सैंपल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। मीडियन टेस्ट आपका 2 या 2 से अधिक दोनों पे ही यूज किया सकता है, लेकिन अभी इस क्लास में हम लोग बात करेंगे केवल 2 सैंपल की, कि जब आपके पास 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स का डेटा हो और वो ऑर्डिनल फॉर्म में हो, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के assumptions को फॉलो ना कर रहा हो और आपको मीडियन के थ्रू उनके सिग्निफिकेंट डिफरेंस की जांच करनी हो, तो उस केस में आप मीडियन टेस्ट अप्लाई करोगे। अब मीडियन टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम लोग एक स्टेप पहले से सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रियल में उस क्या नाम है आपके क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है कैलकुलेट कंबाइंड मीडियन। आप लोग एक एक स्टेप लिखते जाओ और हम एक एक को एक्सप्लेन करते जाएंगे। कैलकुलेट कंबाइंड मीडियन, ठीक है। जैसे कि आप इसको एक मैंने न्यूमेरिकल जो यहाँ लिया उससे देख सकते हो।
हाँ, जैसे न्यूमेरिकल में देखो क्या लिखा है, छात्र और छात्राओं के 2 प्रतिवर्षों के लिए किसी परीक्षण पर प्राप्तांक निम्नवत थे। अब इसको नोट डाउन ना करिएगा, सिर्फ सिंपली समझने के लिए, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब फिर से इसको देखेंगे। छात्र छात्राओं के 2 प्रतिवर्षों के लिए किसी परीक्षण पर प्राप्तांक निम्नवत थे। क्या दोनों समूहों में अंतर सार्थक है? ठीक है, तो आपको क्या करना है, छात्र और छात्राओं के पर एक कोई टेस्ट अप्लाई किया गया और उसमें से बॉयज और गर्ल्स ने, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स ने क्या किए, कुछ अंक प्राप्त किए जिसको यहाँ पर लिख दिया गया है। अब पूछा गया है कि दोनों समूहों में अंतर है, तो आपको यहाँ पर मीडियन टेस्ट अप्लाई करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंबाइंड मीडियन निकालेंगे। कंबाइंड मीडियन मतलब क्या है कि जो आपके छात्र हैं और छात्राओं के स्कोर से इन सबको समझेंगे पूरा एक है। जैसे 5 से लेकर 22 तक आपके पास डिजिट्स लिखी हुई हैं, आप सबसे पहले क्या करोगे, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग जिसमें भी आपको अच्छा लगे उसमें आप क्या करोगे, पहले अरेंज कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टेप बेसिकली क्या है, मीडियन निकालना। तो मीडियन निकाल जब भी हमें मीडियन को निकालना होता है या कैलकुलेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्कोर्स होते हैं उन्हें या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं या फिर डिसेंडिंग में। ठीक, कंबाइंड मीडियन का मतलब है कि जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स के स्कोर्स को आप एक साथ रख लो और फिर उन सभी स्कोर्स को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो और फिर आप उसका मीडियन कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, कंबाइंड मीडियन कैलकुलेट करना, यानी जितने भी ग्रुप्स हैं, अभी तो हम 2 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो 2 ग्रुप्स की जो स्कोर्स हैं उनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में रखोगे। फिर हम देखेंगे कि स्कोर्स की संख्या कितनी, टोटल स्कोर्स की संख्या कितनी है, तो आप गिन सकते हो उसको। अगर ऑड है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2th टर्म, n/2th टर्म। एक मिनट, मैम n+1/2 होगा। नहीं n+1 नहीं, जब मैम मीडियम अगर मैम और नंबर है मैम तो n+1/2 होगा, क्या होगा मैम? अच्छा, वन सेकेंड। आप सभी लोग अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दो। हाँ, ठीक है राज, आप सबको सही बोल रहे हो। अगर हमारा क्या है, अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं, ऑड हैं, यानी कि जैसे 11 है, 13 है, 15 है, तो हम क्या करते हैं, उसमें +1 करते हैं और डिवाइड करते हैं उसे 2 से, n+1/2th टर्म, यानी n+1/2 करेंगे और जो वैल्यू आएगी, यानी जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, उस नंबर पे जो स्कोर आएगा जो कि आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर रखा है उसको हम मीडियन मानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका टोटल नंबर ऑफ जो स्कोर्स हैं, यानी पूलिंग करने के बाद जो आपके टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स हैं वो क्या आपके अगर आते हैं आपके इवन आते हैं, तो उस केस में मीडियन का फॉर्मूला अलग होता है। किसी को याद है इस समय फॉर्मूला? राज, हाँ राज बताओ। n/2 में पद का मान। हाँ ठीक है, प्लस n/2 में पद का मान में। हाँ मैम बिल्कुल, हम बता रहे हैं। हाँ पवन बताइए। n/2 में पद का मान ठीक है, प्लस n/2 + 1 पद का मान बाय 2 टोटल का 2। हाँ बिल्कुल सही। इसको मैं अभी लिख के बताती हूँ, आपको थोड़ा सा कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है शायद। इसको ऐसे लिखते हैं, अगर आपका क्या है टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इवन आते, जैसे आपका 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे, n/2th टर्म लेंगे, यानी जैसे मान लीजिए अगर क्या है
पूरे टोटल 10 स्कोर्स हैं, तो 10/2 क्या हो जाएगा 5, यानी 5th स्कोर आपका जो आपने अरेंजमेंट किया है स्कोर्स का असेंडिंग या डिसेंडिंग में, उसमें 5वें नंबर पे जो स्कोर्स लिखा होगा उसको लिखेंगे इस जगह पे प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। यानी इस केस में क्या हो जाएगा, अगर टोटल नंबर आपके सैंपल्स जो है या स्कोर्स जो है वो 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इस केस में n/2 टर्म, मतलब जो 10/2 मतलब 5th, ठीक है, 10/2 5 आएगा, यानी 5th टर्म का नाम मान आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे मान लो उस 5th प्लेस पे आपका 26 नंबर है, तो 26 लिखोगे प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, मतलब 10/2, हाँ 10/2 यानी 5 हो गया, 5 प्लस 1 6 यानी 6 टर्म, यानी 5th टर्म की वैल्यू लिखोगे, उसमें प्लस करोगे 6 टर्म की वैल्यू और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो वो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी मीडियन होगी। लेकिन जब ऑड होता है, जब ऑड नंबर, जैसे कि भी हम लोगों ने पहले बात की, जैसे यहाँ पर एक जैसे आपकी मान लीजिए कितनी है 11 है, तो उस केस में मीडियन क्या होगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, ठीक है, यानी n की जगह आप क्या रखोगे 10, नहीं सॉरी n की जगह आप 11 रखोगे प्लस 1, 11 प्लस 1 12, 12/2 यानी 6th टर्म। तो अरेंजमेंट में जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो आपने अरेंज किया उसमें जो छठवा पद होगा या छठवा जो टर्म होगा वो आपका मीडियन होगा। अब मुझे लगता है कि आप सभी को मीडियन कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर अभी भी किसी को क्वेरी तो पहले आप मीडियन आप लोग पता कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे मेन काम तो यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करना ही है। सभी को मीडियन कैलकुलेट करना आ गया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, आपको मीडियन जब न्यूमेरिकल दिया रखा होगा, जितने भी ग्रुप्स दिए होंगे, अभी हम फिलहाल 2 ग्रुप्स की बात करें, तो जो 2 ग्रुप्स में आपको स्कोर्स दिए हैं उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे, ठीक। उसके बाद कंबाइंड मीडियन निकालेंगे, यानी कि दोनों, जैसे अभी हमने एक न्यूमेरिकल जो आपको दिखा उसमें छात्र और छात्रा लिखी है, तो दोनों के स्कोर्स को आपने क्या कर लिया, शफल कर लिया, उससे असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा दिया, उसके बाद उसका मीडियन निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड हमारा होता है, आप ध्यान से देखना, स्प्लिट ईच स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मीडियन एंड पुट इट इनटू द सेल। फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास मीडियन का मान आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट स्कोर्स होते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस अपने ग्रुप में चले जाएंगे। यहाँ तक मीडियन निकालने वाला काम हो गया, उसके लिए हम कंबाइन करते हैं, लेकिन हम फिर अब वापस चले जाएंगे जिसमें हमारे छात्र और छात्राओं के स्कोर्स दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, मीडियन से कंपैरिजन करके स्प्लिट ईच स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मीडियन, यानी जो आपकी कंबाइंड मीडियन आई हुई है उसके आधार पे हम क्या करेंगे, स्कोर्स को बांटेंगे और उन्हें सेल्स में रखेंगे। सेल्स में रखेंगे वो भी आगे बात कर रहे हैं कैसे रखेंगे, उसको हम कहते हैं कंटिंजेंसी टेबल। यहाँ पर 2 सैंपल है, तो हम क्या करेंगे 2x2 यानी 2x2 कंटिंजेंसी टेबल का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे, मैं आपको ये पिक दिखा रही हूँ, इस सभी को आप लोग ड्रॉ करते चलो। कोई भी आपका अगर 2 ग्रुप का मीडियन टेस्ट पर एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल, तो सिंपली हमें क्या करना है, कंबाइंड मीडियन निकालनी है। उसके बाद अगर 2 सैंपल है तो 2/2 की आपकी टेबल बनती है, ठीक है। 2/2 कैसे, इसको यहाँ पर जो आप लोग देखो, यानी 2 रोज और 2 कॉलम, जैसे ये है आपका, एक मिनट, हाँ यहाँ पर ये आपका देखिए, ये आपकी 2 हो गई, 2 कॉलम हो गए, सॉरी ये 2 कॉलम हो गए और ये 2 रोज हो गई, इसलिए इसे कहते हैं 2x2 कंटिजेंसी टेबल, ठीक है। अब इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आप इसको ड्रॉ करो और साथ में समझते चलो कि हम क्या करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट एक आप देख रहे हो इसमें लिखा है संयुक्त मध्यांक से ऊपर प्राप्तांक,
यानी जो आपका मीडियन है, जैसे मान लो मीडियन की वैल्यू आई है मेरी 26 आई है, ठीक है, मेरा मीडियन जो कंबाइंड मीडियन वो 26 है, तो हम यहाँ पर उन स्कोर्स को लिखेंगे जिनका मान 26 से अबव है, यानी 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, 50 है, 60 है, ऐसे, ठीक है, जो स्कोर्स में दे रखे होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, संयुक्त मध्यांक से ऊपर प्राप्तांक, फिर आगे देखो, आगे लिखा है यहाँ पर फर्स्ट सैंपल डिवाइड किया हुआ है सेकंड सैंपल, ठीक है। तो पहले सैंपल में, जैसे पहला सैंपल आपको किसका दे रखा है, मान लो अभी फिलहाल के जो छात्रों के जो आपके स्कोर्स दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको मीडियन पता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मीडियन आपकी आई, जैसे मैंने बताया 26 आई है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट सैंपल यानी बॉयज मेल स्टूडेंट्स के जो स्कोर्स आए हैं उनमें उन स्कोर्स की संख्या को ढूंढोगे जो कि 26 से बड़ी है, ठीक है। हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है यहाँ पर, जैसे 26 से बड़ी संख्या आपने देखी, गिन के देखी, इसमें 4 है, तो आप यहाँ जहाँ ए लिखा है, वहां हम क्या लिख देंगे, 4, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, क्लास समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। अब ऐसे क्या करोगे, अब यहाँ देखो सेकंड सैंपल लिखा है और यहाँ पर आपके लिखा है संयुक्त मध्यमांक से ऊपर प्राप्तांक, तो अब क्या करोगे, अब फीमेल स्टूडेंट्स के स्कोर्स में जो कंबाइंड मीडियन आई है हमारी, कंबाइंड मीडियन से आप तुलना करोगे कि सेकंड सैंपल में कंबाइंड मीडियन से कितने ज्यादा स्कोर्स हैं, हमें उनके नंबर्स देखने, उनके उन पदों की संख्या, उन पदों का मान से मतलब नहीं है, उनकी संख्या से मतलब है। जैसे 26 से ऊपर वहां पर 6 नंबर ऐसे आए जो कि 26 से ऊपर है, तो आप यहाँ क्या कर दोगे, 6 लिख दोगे, ठीक। ऐसे ही दूसरे वाला आप देखो, संयुक्त मध्यांक के बराबर अथवा उससे नीचे प्राप्तांक, ठीक है। अब फर्स्ट सैंपल है, तो फर्स्ट सैंपल में फिर से जाओगे, उसमें 20, अगर जो मध्यांक आपका आया है, जो कंबाइंड मीडियन आया, अगर उसके बराबर या उससे नीचे के स्कोर्स हैं आपके पास, तो उनकी संख्या गिन लोगे। जैसे फर्स्ट सैंपल में 26 एक बार दिखा आपको, तो उसको हमने गिन लिया, और बाकी 25, 24, 23, 22 ऐसे मार्क्स आए हुए हैं, तो उसको आप गिन लोगे। मीडियन के बराबर और मीडियन से नीचे की वैल्यूज के स्कोर्स होंगे, उनकी संख्या को हम गिन के जब यहाँ लिखेंगे तो वो सी की वैल्यू आएगी। जैसे मान लो आ गई 7 ऐसे स्कोर से जिनका ये। अब ऐसे ही सेकंड सैंपल में जाएंगे, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि मीडियन के बराबर, जैसे 26 है, 26 से नीचे के अंक कितने हैं, उनकी वैल्यू यहाँ लिख लें, जैसे मान लो 8 आ गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब आगे आप लोग बढ़ो, अब हमें क्या करना है, रोज को एड ऑन करना है, यानी a प्लस बी करना है और c प्लस डी करना है। यहाँ दोनों ही तरफ आप देखो टोटल लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि इसको a b c d कैसे लिखते हैं। a प्लस बी करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी, c प्लस डी की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर कॉलम वाइज ऐड ऑन करेंगे तो a प्लस सी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, b प्लस डी की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। यानी हम क्या करना है, रो वाइज भी योग करना है, एडिशन करना है, और कॉलम वाइज भी एडिशन करना है। इनको जब ऐड ऑन करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो दोनों के लिए सेम आएगी, यानी चाहे आप रो को ऐड ऑन करो टोटल या कॉलम्स को करो या रो को टोटल ऐड ऑन करो, तो वो संख्या सेम आएगी। यहाँ से आपको पता चला कि आप सही चल रहे हो कि गलत चल रहे हो। अगर यहाँ n की वैल्यूज दोनों के लिए अलग आती तो उसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपकी गलती हो रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कंटीजेंसी टेबल कितनी ड्रॉ करनी है। किसी को कोई क्वेरी है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा नया चीज है, तो आप लोग को हो सकता है थोड़ा सा भी समझने में टाइम लगे, लेकिन मैं धीरे धीरे इसीलिए बता रही हूँ कि सारे आप लोगों के स्टेप्स हो जाए क्लियर, तो हम लोग फिर आगे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े। कोई क्वेरी नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगी, पहले मैं स्टेप समझा दूं, फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल ही करेंगे। आज ही मीडियन टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। कंटीजेंसी टेबल बना ली, आपको बस ये याद रखना है कि कैसे बनेगी। इसको ए नाम देना है, इसको बी सी डी, ये आपकी वैल्यू आएगी ए प्लस बी, ठीक। ये वैल्यू आपकी सी प्लस डी, ये ए प्लस सी, ये इस तरह से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। काई स्क्वायर आप देख रहे हो, एक नोटेशन है ये यहाँ पर,
ये आपका ये जो ऐसा बना हुआ है ना, इसको काई स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे ये जो x के रूप में बनता है इसको काई स्क्वायर टेस्ट सब लोग आप लोग आगे पढ़ोगे। मीडियन टेस्ट के लिए भी हम लोग काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक, जब हमने कंटीजेंसी टेबल बना ली उसके बाद हम काई स्क्वायर जो कि आपको ये दिख रहा है आपको, इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे निकालते हैं, इसका ये फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, यानी जो भी हमने बात की थी छात्र और छात्राओं दोनों को मिला के उनके जितने स्कोर्स हैं 10, मान लो 10 अगर फीमेल है और 10 आपके मेल है तो टोटल कितने होंगे 20, तो यहाँ पर 20 लिखोगे। फिर ब्रैकेट, बहुत ध्यान से आप लोग फॉर्मूले को नोट करना, ब्रैकेट में लिखा है AD माइनस BC, AD माइनस BC, यानी A का D से गुणा करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखोगे, माइनस किससे करोगे B इंटू C से, और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर होल स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन ब्रैकेट में A प्लस बी, यानी A प्लस बी की जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ लिखोगे, C प्लस D की जो वैल्यू आएगी उसको लिखोगे, A प्लस C की वैल्यू लिखोगे, B प्लस D की लिखोगे। यहाँ पर आप देख रहे एक नोट टाइप का लिखा हुआ है कि यदि चारों आवृत्तियां बड़ी होती हैं, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, समझ में आ गया। जो आपने कंटीजेंसी टेबल बनाई उसमें आपने A और B सबको नाम दे रखा है, तो AD का मतलब क्या है, A की जो संख्या है और जो D की संख्या आपने दी उसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे ऐसे B इंटू C, मतलब B की जो वैल्यू है C की वैल्यू उसको इंटू कर दोगे, AD वाली वैल्यू से AD माइनस BC करोगे और उसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, और फिर ये आपकी ये जो आपने कैलकुलेट किया A प्लस B C प्लस D वो सबको नीचे रख दोगे। यहाँ पर एक बड़ा बड़ा ब्रैकेट में लिखा है कि यदि चारों आवृत्तियां बड़ी होती हैं, आप लोग देख रहे होगे, इसको मैं एस्केप कर दूं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, ये A है, ये A है, B है, C है और D है। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी तो है, हम यही तो ध्यान देख रहे हैं कि कितने स्कोर्स मीडियन से अबव है, तो ये यानी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो A B C D आपकी बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी है, संख्याएं हैं, नंबर ऑफ स्कोर्स है, स्कोर्स ना होके नंबर ऑफ स्कोर्स है, फ्रीक्वेंसी है। तो अगर A B C D इनमें से कोई भी आवृत्ति छोटी है, छोटी का मतलब क्या है, 5 से कम है, अगर आपकी A B C D की वैल्यू 5 या उससे ज्यादा आती तब तो हम ये वाला जो कि मैंने आपको नोट डाउन कराया फॉर्मूला वो यूज करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस मान लो आपकी जो ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं A B C D, इनमें से कोई फ्रीक्वेंसी अगर 5 से छोटी होती है, ये देखो दूसरा देखो उसमें लिखा है ना, यदि 4 में से कुछ आवृत्तियां छोटी होती हैं तो हम फिर ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को जो आपको लिखा हुआ है नीचे, काई स्क्वायर बराबर है n ब्रैकेट में आप यहाँ देख रहे होगे इसको मॉड बोला जाता है, मॉड, खड़ी दो खड़ी लाइनें दिख रही होंगी आपको, इसको मैं बड़ा कर दूं, हाँ आप लोग देख रहे होगे ये मॉड है, इसको मॉड्यूलस कहते हैं। यहाँ पर क्या है, दो खड़ी लाइनें हैं, उसके बीच में देखो पूरा फॉर्मूला सेम है, बस चेंजेस कहाँ पर आए, जो आपका इसमें आप लोग देखो ये जो AD माइनस BC वाला पार्ट है सिर्फ इसमें चेंज आया, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, दो फॉर्मूले बिल्कुल भी वैसे भयंकर नहीं याद करना है आपको, सिंपली क्या करना है, एक फॉर्मूला याद है, अगर बाई चांस आपकी जो सेल्स है यानी ABCD की फ्रीक्वेंसीज है, अगर उनमें से कोई फ्रीक्वेंसी 5 से कम होती है तो उस केस में हमें एक करेक्शन यूज करना पड़ता है जो कि ये होता है। क्या करेक्शन करना होता है, मॉड, इसको मॉड बुलाते हैं, दो जो खड़ी लाइन होती है इसको मॉड कहते हैं। मॉड के अंदर आप लिखोगे AD माइनस BC माइनस n/2 जो भी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है उसको 2 से डिवाइड करोगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर करोगे। इसमें तो क्या कर रहे थे हम, सिंपली AD माइनस BC का स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन अगर आवृत्तियां छोटी हैं यानी किसी भी सेल में यानी ABCD में से कोई भी क्या है 5 से कम आ रही है तो उस केस में हम यह वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा वाला। दूसरा इसमें अंतर सिर्फ इतना है, AD माइनस BC तो लिखा है लेकिन उसका मॉड लिखा है। अब मॉड क्यों लिखा है, अगर कोई वैल्यू मॉड के बाहर आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव में रहती है, जैसे AD माइनस BC की वैल्यू
अगर AD माइनस BC की वैल्यू कैसी, अगर AD माइनस BC की वैल्यू आपकी मानो नेगेटिव आ रही है, -5 आ रही है, तो मॉड हटाने पर क्या हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी। इसलिए मॉड लिखा है। मॉड का मतलब है AD माइनस BC की जो भी वैल्यू आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव ही हमें रखनी है। माइनस n/2, n/2 की n की वैल्यू आपको पता होगी, आप टोटल कैलकुलेट कर लोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे, फिर आप उनका स्क्वायर करोगे। सिंपली ये है, हमें काई स्क्वायर की वैल्यू देखनी है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है इस स्टेप पर? किसी को नहीं समझ में आया है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो बिल्कुल बेहिचक पूछ सकता है, कोई छोटा से छोटा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फॉर्मूलेस बड़ा है, कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो। आवृत्तियों वाला समझ नहीं आया क्या बेटा? मैम। हाँ हाँ, बताइए बताइए। मैम जो आप इसमें जो आप आवृत्तियों की जो आवृत्तियां दी गई हैं ये समझ नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ, बस अभी ये आवृत्तियां किससे चेक करेंगे? अच्छा अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ तक करते हैं, अब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे चलते हैं, तो आप लोग को मैं एक तरीके से प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फटाफट आप लोग ये न्यूमेरिकल नोट डाउन करो, आज हम लोग को ये कंप्लीट करना है। छोटा सा न्यूमेरिकल है। आपको क्या दे रखा है, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के कुछ स्कोर्स दे रखे, और आपको इन दोनों ग्रुप्स के मध्य सार्थक अंतर है या नहीं है इसका पता लगाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर मीडियन टेस्ट यूज करना है, तो आप लोग लिख लो जल्दी से, न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लो। सभी स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लिया? यस मैम। अभी नहीं। अच्छा लिख लो, बहुत सफाई से आपको लिखना, एक भी स्कोर्स छूटे तो गड़बड़ हो जाएगी। कितने स्कोर से मैं भी काउंट वो कर लूँ, काउंट कर लूँ। जो हम लोग भी न्यूमेरिकल कर ले उसमें सबको साथ में लेके ही चलना है ताकि सबको समझ में आए। तो सभी स्टूडेंट्स ने जब आप लोग मुझे बता देना जब सबने नोट डाउन कर लिया हो, ताकि हम लोग एक साथ फिर आगे बढ़े। कर लिया नोट डाउन आप सभी ने? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब जैसे आपको ये न्यूमेरिकल मिल गया, एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आता है, आपको मीडियन टेस्ट अप्लाई करना है। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप हमेशा नल हाइपोथेसिस। मैम दोनों को कंबाइन कर लेना है, दोनों को। हाँ बस अभी बस मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दो, थोड़ा सा बोलने का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस में मैंने लिखा नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। इस केस में नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि छात्र एवं छात्राओं के माध्यिका अंकों में सार्थक अंतर
नहीं है, क्योंकि हम यहाँ मीडियन अप्लाई करें तो हम यहाँ माध्य नहीं लिखेंगे। आप लोग ध्यान रखना, माइंड करो इस बात को कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, छात्र तथा छात्राओं के माध्यिका अंक में सार्थक अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, माध्यिका की बात कर रहे हैं, मीडियन की बात कर रहे हैं, तो माध्यिका आएगी। ठीक है, इतना हो गया, नल हाइपोथेसिस बना ली। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंबाइंड मीडियन निकालना। कंबाइंड मीडियन निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर छात्र और छात्राओं के स्कोर्स पता है आपको। अब आपको क्या करना है, इन सभी पूरे स्कोर्स को, टोटल स्कोर्स कितने आ रहे हैं, कैलकुलेट किया किसी ने? 35 कितने? 35 अरे देखो किसी ने 34 बोला, अभी 35 है बेटा, आप लोग चेक करो फटाक से। तभी मैंने कहा एक स्कोर भी मिस हो जाएगा तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। टोटल 35 स्कोर्स हैं। अगर आप कोई बच्चा जैसे 34 बोला है तो उसका मीडियन निकालेगा तो फॉर्मूला ही पूरा चेंज हो जाएगा, तो फिर स्टार्टिंग ही गलत हो जाएगी। सभी लोग ध्यान से इसको नोट करो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। मैम 35 ही है। 35 है ना, ये लो आप लोग देख लो साहब। यस मैम। ठीक है, तो अब इन 35 स्कोर्स को आप क्या करो, असेंडिंग में, जैसा आपका मर्जी हो, या तो असेंडिंग में ऑर्डर में लगा लो या इनको डिसेंडिंग में लगा लो। यानी अभी बेसिकली हमें क्या करना है, कंबाइंड मीडियन निकालना है। कंबाइंड मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समूह के जो स्कोर्स है, या अगर दो से ज्यादा भी होते हैं तो हम क्या करते हैं, सभी को मिला के उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। तो सभी लोग अभी सावधानी पूर्वक अरेंज करो इसको, जैसा जिसका मन हो। चाहे असेंडिंग में करोगे तो भी आंसर वही आएगा, चाहे डिसेंडिंग में करोगे तो भी आंसर वही आएगा। आप सभी लोग सभी लोग कर लो, फिर मुझे बताओ, तो हम लोग आगे स्टेप पे बढ़ेंगे। बहुत आराम से करिएगा, किसी भी स्कोर्स को छोड़िएगा नहीं। मीडियन कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितनी मीडियन आ रही है आपकी, माध्यिका कितनी आ रही है? मैम अलग करेंगे, छात्रा का अलग करेंगे, असेंडिंग और नहीं 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 नहीं, जैसे मैंने देखो लिखा है ना कि हमें क्या, फर्स्ट जो आपका नल हाइपोथेसिस के बाद जो दूसरा स्टेप वो क्या है, कंबाइंड मीडियन निकालना। कंबाइंड का मतलब ये है कि दोनों को मिला के जितने भी, जैसे अभी तो हम लोग दो सैंपल का लेके चल रहे हैं, मीडियन जो है वो दो से अधिक किसी में भी अप्लाई होता है। तो कंबाइंड मीडियन का मतलब सिंपली है कि जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी स्कोर्स को हम एक साथ मिला लेंगे और उन सभी स्कोर्स को कंबाइन करने के बाद जो एक ऑर्डर बनेगा स्कोर्स का, उसकी मीडियन हम निकालेंगे, इसीलिए इसको कंबाइंड मीडियन कह रहे हैं। ठीक है नेहा, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब आप लोग करो, सभी मीडियम 12 आएगा। अच्छा ठीक है, बाकी सब बच्चे भी कर ले, वो भी सकते हैं। तो बस फिर अब इस बात को कितनी बार याद करोगे ये बताओ। इसके अंजना वैल्यू आई आपकी मीडियन की? हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट करिए, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ स्कोर्स है तो इसमें इतना कैलकुलेशन नहीं होगा। सिंपली आपको n/2
सॉरी n+1/2 टर्म कैलकुलेट करना है। तो 35 + 1 36/2 यानी कि 18th टर्म। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करोगे आप लोग और फ्रॉम लेफ्ट से आप जब चलोगे तो जो 18th टर्म होगा वो आपका मीडियन होगा इस केस में। अब सभी लोग कर लो, आप लोग टाइम ले लो। सिंपली हमें क्या करना है, दोनों ही स्कोर्स को कंबाइंड मीडियन निकालनी, चुकी तो छात्र और छात्राओं के स्कोर्स को पूल कर दो, यानी एक साथ मिला दो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनको अरेंज कर दो। फिर नंबर ऑफ स्कोर्स, जो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स हैं यानी कि छात्र और छात्राओं के मिला के। हाँ राज क्या बता रहे हो आप? 13 आ रहा है मैम, 13। 13, चलिए एक किसी का 12 आया, किसी के 13, अभी हम देखते हैं कि क्या मैम है। मैम 14 है मैम, 14। अरे 14 भी है, अरे 14 आ रहा चलो मैं 18 आ रहा है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप लोग चेक करो 12 आंसर सही है वैसे। 12 ही आ रहा है। 12 आंसर राइट आंसर है। लक्ष्मी ने 12 बताया था, 12 सही है। मैम 12 ही आ रहा है। ठीक है ठीक है, मैम मेरा भी 12 आ रहा है। बहुत अच्छी बात। इस न्यूमेरिकल एक है तो सबकी मीडियन 12 ही आनी चाहिए अगर सही कैलकुलेशन चल रहा है। बाकी जिनका 13 आ रहा था, राज का, राज आप चेक करो एक बार। ये ठीक है। मैम हम चेक कर रहे हैं, तुम्हारा 13 ही आ रहा है। वो कोर्ट वाले में मिस्टेक करी है मम्मी, गर्मियों की डालोगी, गर्मियों में डालोगी, इसमें कोर्ट में है ना, अच्छी कह रही गर्मियों में डालोगी, वो ठीक है ना सर? अल्टीमेटली सारी उसको जो जो सॉल्व है मम्मी अभी भी सॉल्व है हमसे अपनी। सेब सस्ते हो गए। हाँ राज एक मिनट, आप लोग आप अपना फिर से एक बार जो आपने ऑर्डर में। क्लास हो गई, अभी हम खाना खाएंगे। मैम चेक कर रहे हैं। बच्चों की कुछ नहीं। अरे बहुत अच्छा हो गया। आप सभी लोग ध्यान से करो, सभी की वैल्यू 12 आनी चाहिए। अगर आपने मैम 12 आ रही है मैम, आ रही है। सबकी ठीक है। यस मैम आ रही है। अभी क्वेश्चन हाँ सुचिस्मिता बताओ। मैम जैसे हम n/2 करेंगे, इसका जो n/2 नहीं, n/2 नहीं, n+1/2 यानी 35 टोटल है, तो 35 में 1 प्लस करो, कितना आएगा 36। 36/2 में टर्म यानी 36/2 यानी 18th टर्म जो आपका होगा अरेंजमेंट में, जो भी आपने डिसेंडिंग असेंडिंग किया, अगर हम लेफ्ट से चले तो जो भी 18वां पद होगा उसका जो मान होगा वो आपका होगा मीडियन। ठीक है सुचिस्मिता? मैम पॉइंट में आएगा ना 18.5। 18.5 कैसे आएगा? 35 + 1 कितना होता है? अच्छा 35 + 1 करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ हाँ, मुझे लगा पहले 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं उसके नहीं बाद नहीं प्लस करेंगे। नहीं नहीं, n+1/2 यानी पहले n में +1 करोगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे, जो संख्या आएगी उस Okay, नंबर पे जो आइटम लिखा होगा, जो स्कोर लिखा होगा वो आपका मीडियन होगा। ओके मैम। ओके, मुझे लग रहा है राज मिस से भी शायद ये गलती हुई, किसी को भी अगर गलती हुई है तो वो अपना मीडियन का जो फॉर्मूला है और केस में यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आप लोग ये देखो, यहाँ लिखा ना n+1/2th टर्म, तो 35 + 1 36, 36/2 18th टर्म, और जो कि 18th आ रहा है 12 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आप सभी की जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो 12 आएगी। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब हमें बनानी है 2x2 की कंटिंजेंसी टेबल। ठीक, हम लोग आगे प्रोसीड करें? यस मैम।
सब प्रोसीड किया जाए आगे। काजल, कृति, दर्शिका, आस्था। यस मैम। यस मैम। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा स्टेप क्या होता है, 2x2 कंटिजेंसी टेबल को ड्रॉ करना। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कंटिजेंसी टेबल ड्रॉ करते समय क्या करते हैं, आप यहाँ लिखोगे फर्स्ट सैंपल, वैसे ही टेबल बना लो जैसे भी आपने ऊपर बनाई है। उसमें क्या लिखोगे, फर्स्ट सैंपल, सेकंड सैंपल, यहाँ पर संयुक्त माध्यांक आपका कितना आया, 12 आया, तो लिखोगे स्कोर्स अबव कंबाइंड मीडियन 12। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो। तो यहाँ हम लिखेंगे संयुक्त मध्यमांक 12 से ऊपर स्थित प्राप्तांक, और नीचे वाले पोर्शन में लिखेंगे संयुक्त मध्यांक 12 के बराबर अथवा उससे नीचे स्थित प्राप्तांक। ठीक है, और आप लोग ए बी सी डी लिख लो, इतना कर लो, और दोनों तरफ टोटल की टेबल बना लो। फिर हम लोग देखेंगे कि वैल्यूज जो आई हैं हमारी कैसे आई हैं, इसको फिर हम आपको सिखाते हैं। आप लोग 2 मिनट में 1 सेकंड में टेबल बना लो, 1-2 सेकंड में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वन सेकंड, आवाज नहीं आ रही, जो भी क्वेश्चन पूछना। 1 सेकंड। हाँ, किसी का कोई क्वेरी है? देखो, आप सब लोग इसमें से देख के सिर्फ इतना बना सकते हो अभी फिलहाल। फर्स्ट सैंपल लिखो, सेकंड सैंपल लिखो, टोटल बनाओ कॉलम। फिर इधर आपने क्या करना है, आपको 1 2 3 रोज बनानी है। पहली रो में लिखो संयुक्त मध्यमांक 12 से ऊपर स्थित प्राप्तांक या स्कोर्स अबव कंबाइंड मीडियन 12। दूसरा लिखो संयुक्त मध्यमांक 12 के बराबर अथवा उससे नीचे स्थित प्राप्तांक या स्कोर्स इक्वल टू और बिलो कंबाइंड मीडियन 12। ठीक, फिर यहाँ ए बी सी और डी लिख दो, और यहाँ पर भी टोटल लिख के इतना आप लोग कर लो, तब मुझे बताओ, तब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो वैल्यूज हमें दिख रही हैं वो कैसे आई हैं। सभी स्टूडेंट्स ने 2x2 कंटिजेंसी टेबल बना ली? मैम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में पूछ के है तो नहीं सुचिस्मिता। कोई भी क्वेरी हो, छोटी से छोटी क्वेरी हो, स्टैटिस्टिक्स है, अभी मजबूत कर लोगे तो हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन अगर अभी शांत रहोगे और क्वेरीज रखी रहेंगी मन में तो आगे चल के रिजॉल्व तो नहीं होंगी, बल्कि और प्रॉब्लम आएगी जब हम लोग आगे फर्दर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, आप पूछो, बताओ। जैसे कोई एक वैल्यू है 12 से ऊपर, जैसे 13 है, 2 ठीक है। टाइम्स किया या 3 टाइम्स काउंट करेंगे क्या, 1 या एक हाँ ही करते हैं? हाँ लक्ष्मी, अभी मैं वो बताऊंगी, अभी वही तो मुझे बताना है ना। अभी पहले आप लोग इतना बना लिया आपने ABCD, अब मैं बताऊंगी वैल्यूज कैसे आएंगी, ठीक ना, वो हम लोग चर्चा करेंगे। अभी पहले यहाँ तक जिसने कर लिया वो आप लोग पहले वहां तक पहुंच जाओ। स्टैट्स जब पढ़ते तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझते हुए पढ़ना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबका? टेबल बन गई सबकी? यस मैम, बना लिया। यस मैम। ये जो वैल्यूज लिखी वो मत लिखना आप लोग, 6 11 ये सब वैल्यूज अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बस ABCD लिख लो खाली बस, और ये वैल्यूज जो नीचे लिखी है 17 18 ये सब छोड़ दो, ये सब कैलकुलेट करने पर ऐसी ही आएंगी, ठीक है। अब आप लोग सबने कर लिया, सबकी बन गई है, तभी आगे बढ़े। यस मैम। ओके, पवन, प्रीति, राज, रिंकू, संजय, यस मैम। प्रिपेयर हो? चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग हम माइक्रोफोन म्यूट कर दो। हाँ, अब देखो हम लोग पहला देखते हैं, फर्स्ट सैंपल देखो। फर्स्ट सैंपल लिखा है ना इसमें, फर्स्ट सैंपल और ये संयुक्त, हाँ
किसी को कोई क्वेरी है? कोई कुछ कहना चाह रहा है? अच्छा मैंने ही हैंड रेज किया। अच्छा ठीक है 1 सेकेंड। देखो इसमें क्या करना है, सिंपली फर्स्ट सैंपल, यानी अब क्या करो, अब मैंने कहा था ना कि जब हमने कंबाइंड मीडियन कैलकुलेट कर लिया उसके बाद हम लोग फिर जो हमने अपना बड़ा सा अपना अरेंज किया है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को, उसको वहीं पर छोड़ देंगे और वापस चले जाएंगे अपने उसमें न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल आपको देखो ये छात्र है, ठीक है, ये छात्रा है, तो किसी को भी आप फर्स्ट या सेकंड सैंपल मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर छात्र को पहला सैंपल माना है और छात्रा को दूसरा, ठीक। छात्र के स्कोर्स दे रखे और आपको छात्राओं के स्कोर्स दे रखे। अब आपको कंटीजेंसी टेबल फिल करनी है। कैसे फिल करोगे? फर्स्ट सैंपल में आपकी मीडियन कितनी आई, कंबाइंड मीडियन 12, तो फर्स्ट सैंपल में वो सभी अंकों की संख्या आपको गिननी है जिसकी जो कि 12 से ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, अब 12 से ऊपर, तो देखो ये एक, ये हो गया 1 2 2, फिर यहाँ पर 12 लिखा, लेकिन हम लोग 12 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 12 से ज्यादा वाली चाहिए, तो 15 वाली को लेंगे, तो यानी 1, 13 हो गई 2, फिर आपकी 18 हो गई 3, फिर आपकी 19 हो गई 4th, 16 हो गई 5th और 25 हो गई 6th हो गई ना, तो यानी कि 6 हो गई। तो यानी कि पहले सैंपल में 12 से अधिक वाली संख्याओं का फ्रीक्वेंसी हमने देख ली, तो कितनी आई 6। तो अब आप क्या करोगे, ए के पास लिख दो 6, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब हमें क्या करना है, सेकंड सैंपल में देखना है कि 12 से ऊपर कितनी संख्याएं आई हैं। तो फिर चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। अब यहाँ देखो 16 एक 11 आएगी। हाँ ठीक है, 16 17 15 15 हाँ 13 14 पांच हो गई, ये 16, ये 16 हो गई, 14 हो गई, 19 16 20 22, तो ये कितने स्कोर्स हो गए 11। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप बी की जगह 11 लिख दोगे। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब दूसरा नीचे दूसरे रो पे आओ। दूसरे रो पे भी आपको क्या करना है, पहले सैंपल में, इसको एक मिनट, पहले सैंपल में आपको क्या करना है, कंबाइंड मीडियन के बराबर या कंबाइंड मीडियन से नीचे के जो अंक है उनकी संख्या कैलकुलेट करनी है। तो आप सिंपली जाओ यहाँ पर, यहाँ देखो 12 से कम कितने अंक हैं, तो 1 2 3 3 और 1 2 3 4 5 6, इसमें 12 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो 12 के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे ही आप स्कोर्स गिनो कितने आ रहे हैं, 12 से कम या उसके बराबर। छात्र में 7 कितने आ रहे हैं, वाला है 7 आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, 7 तो नहीं आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। कैलकुलेट करो आप। मैम डी में आ रहे हैं 7 वाले डी में 11। अच्छा ठीक है, सी में 11, मतलब बच्चे आगे काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट सैंपल में आपने देख लिया 12 या उससे बड़े कितनी संख्या है 11, और सेकंड सैंपल में देख लिया 7 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हमने कहा था ना रो और कॉलम वाइज हमें जोड़ना है। अगर आप लोग पीछे वाली टेबल देखो तो यहाँ आप क्या करो, ये जो फर्स्ट है, हाँ ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर ऐसे लिखो, इसमें नहीं लिखा है लेकिन आपको लिखना है यहाँ पर a प्लस बी। हम ऐसे से प्लस करें ना, a और a प्लस बी कर रहे हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 17, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पर c और b को प्लस करना है। अभी हम ऐसे प्लस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, c प्लस डी, यानी यहाँ पर ऐसे लिखोगे। सभी लोग अपनी कॉपी में जिस तरह से बताया जा रहा है वैसे ही लिखोगे, तभी आपको समझ में आया, क्लियर होगा। c प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 18, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल, अभी हॉरिजॉन्टल प्रेस करे थे, वर्टिकल प्रेस करेंगे। अब क्या करेंगे इस डायरेक्शन में, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 17। इसी तरह b प्लस d इज इक्वल टू 18। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो बता दो आप लोग। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो टोटल करो, देखो दो, आप चाहे ऐसे वर्टिकल ऐड ऑन करो चाहे हॉरिजॉन्टल ऐड ऑन करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी 35, यानी जो हमारे टोटल स्कोर्स थे उसकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी 35। दोनों लोग, सभी लोग प्लस करके देखो फटाक से, 35 आ रही है। ठीक, आगे यस मैम। कंटीजेंसी टेबल बन गई। अब हम किसकी गणना करेंगे, काई स्क्वायर की। अब देखो यहाँ पर हमने दो फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाए हैं कि यदि आवृत्ति छोटी हो, आवृत्ति छोटी होने का मतलब क्या है, 5 से कम हो, तो हम लोग वाला नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड फॉर्मूला। अगर आवृत्तियां छोटी नहीं है तो पहला फॉर्मूला, जो कि अभी आपको सामने दिख रहा है, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला आपके सामने सारे चीजें रखी हुई है, n ब्रैकेट में AD माइनस BC का होल स्क्वायर अपॉन A प्लस बी C प्लस D A प्लस C ब्रैकेट में B प्लस D। अब आपको क्या करना है, सॉरी, सिंपली आपको क्या करना है, n की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 35 रख दो। सभी लोग साथ में चलते चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को। 35, अब ब्रैकेट AD मतलब A इंटू डी, तो A की वैल्यू कितनी आई है आपकी यहाँ पर 6 इंटू D की वैल्यू कितनी है 7, 6 इंटू 7 माइनस B इंटू C, तो B की वैल्यू कितनी है 11 इंटू C की वैल्यू कितनी है 11, ये कर दिया। अब हम लोग नीचे आते हैं, A प्लस बी की वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट कर रखी है 17। जब कोई साइन नहीं होता है ब्रैकेट के बीच में, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब C इंटू सी प्लस डी की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली, इसको 18 पुट कर दिया। अब A प्लस सी की वैल्यू देखनी है, A प्लस सी की वैल्यू 17 आई है, 17 लिख दिया। B प्लस डी की वैल्यू आई है, उसको हमने यहाँ पर 18 लिख दिया। अब इस पूरे को सॉल्व करना तो आपको होगा, आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो। कैलकुलेटर की हेल्प लेके मुझे बताओ कि काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है आप लोग की, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो आप लोग यहाँ पर। जल्दी से मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है काई स्क्वायर की। मैम 1.13। 1 सेकेंड, बेटा 2.33 लिखा है इसमें, आप एक बार चेक कर लो। यस मैम 2.33 आ रहा है। अच्छा ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी एक बार कैलकुलेट कर लो, आप लोग जल्दी से चेक कर लो इसको। 2.33 आ रही है। यस मैम, इतना ही आ रहा 2.33। ठीक है 2.33 आ गया। एक काम हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग कोई टेस्ट पे न्यूमेरिकल करते हैं तो वहां पर दो चीजें तो ऑब्वियस है, आपको करनी ही करनी है। एक हाइपोथेसिस जनरेट करनी होती है, फॉर्मुलेट करनी होती है, दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करना होता है, जो कि हम लोग ने भी इस केस में नहीं किया। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम मान के चलते हैं 0.05 हमने सेट किया, जैसे कि सभी टेस्ट में हम लोग करते हैं। कि कोई क्वेरी है? आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ लक्ष्मी बताओ आप। लक्ष्मी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। लक्ष्मी कोई क्वेरी है? अगर कनेक्टिविटी नहीं तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यहाँ टाइप कर सकते हो। चलो अभी लक्ष्मी शायद कनेक्टिविटी नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं। काई स्क्वायर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। मीडियन टेस्ट में हम लोग काई स्क्वायर की
कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं फॉर्मूला के थ्रू। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से हम लोग काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब भी आपकी 2x2 कंटीजेंसी टेबल होती है उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 1 होती है। ठीक है, अभी हम लोग आगे जब काई स्क्वायर टेस्ट की बात करेंगे तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में समझाऊंगी। वो रो माइनस 1 और कॉलम -1 होता है। तो इस केस में चूंकि 2x2 की टेबल है इसलिए वैल्यू 1 आती है। तो आप लोग हमेशा याद रखो कि जब भी कंटीजेंसी टेबल क्या होती है आपकी 2x2 की है तो उस समय डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 1 होती है। आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है हमारा, कंपेयर करना कैलकुलेटेड का टेबुलेटेड से। उसके लिए पहले हमें टेबुलेटेड वैल्यू चाहिए। तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड है 0.05 हमने कर लिया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2x2 कंटीजेंसी टेबल की 1 होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर में कैसे निकालते हैं उसके बारे में जब हम लोग काई स्क्वायर पढ़ेंगे तो अब नेक्स्ट क्लास में तब आपको मैं डिटेल में बता दूंगी। तो वहां पर हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या होगा, काई स्क्वायर की वैल्यू 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे और 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग टेबल देखो कैसे देखी जाती है। ये काई स्क्वायर पे ही देखेंगे मैम, काई स्क्वायर पे ही देखेंगे। तो उसी की वैल्यूज हम देखेंगे टेबुलेटेड वैल्यू। तो आप सभी लोग की जो मेजरमेंट की बुक्स होंगी या स्टैट्स की बुक होंगी उसके पीछे टेबल इस तरह से दे रखी होगी। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से आज घर जाके, घर में ही हो आप लोग घर पे देखना। हमें क्या करना है, क्रिटिकल काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि वर्टिकल में जो पहला कॉलम है वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स दे रखी है और हॉरिजॉन्टली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखे हैं 0.1, 0.05, 0.02 समथिंग समथिंग। अब चूंकि हमने क्या किया है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 0.05 चूज किया है तो हम 0.05 पे जाएंगे। हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर इस लेवल, इस वाली कॉलम को देखेंगे और इधर देखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और ये आपका वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 3.841। हाँ, तो काई स्क्वायर की 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है, 3.841। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, टेबुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर कितनी है, 3.841 है। तो और आपकी जो आई है कैलकुलेटेड वो क्या आई है, 2.33 आई। तो हमेशा की तरह एक ही चीज करते हैं, कंपेयर करते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी है, छोटी है तो इसका अर्थ क्या है, इनसिग्निफिकेंट होगी, हाँ असार्थक है। ठीक है, यानी कि जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट है और इसीलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, हमें उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस, सॉरी यहाँ पर नल लिखा है, यहाँ पर नल होगा। नल हाइपोथेसिस रिटेन, यानी नल हाइपोथेसिस को हमें अपने पास रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो दो आपके ग्रुप से छात्र छात्राओं के उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं, वो दोनों सेम ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनका मीडियन सेम है। ठीक है, तो ये था आज का आपका मीडियन टेस्ट, जिसको मैंने आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों ही आपको आज दे दी है। आज काई स्क्वायर का यहाँ पर टेस्ट कंप्लीट होता है। अभी फिलहाल चूंकि आप लोग एमएड में हो तो 2x2 कंटीजेंसी टेबल तक ठीक है, काई स्क्वायर में हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे। तो आज का मेरा जो प्रेजेंटेशन है, मेरी जो क्लास है, मेरी तरफ से यहाँ पर एंड होती है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। मैम इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, जैसे अभी हम डिग्री, जब आपको काई स्क्वायर बताएंगे तब उसमें बताएंगे कैसे की आती है कंटीजेंसी टेबल में। उसकी बेसिकली वैल्यू ऐसे होती है, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है R-1 इंटू C-1। R का मतलब रोज से है। ठीक है, तो 2x2 में टेबल में रोज कितनी है, 2 है, तो 2 - 1 ब्रैकेट क्लोज
जो आपने कंटिन्यूअसली टेबल बनाई वो 2/2 की, यानी 2 रोज है 2 कॉलम्स है, तो कॉलम की संख्या भी कितनी है 2, 2 में से 1 घटाएंगे, ये फॉर्मूले में रख दिया। अब कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास मैम 1 क्रॉस 1, तो कितनी वैल्यू आ गई 1। तो ये है, ये मैं आपको आगे क्लासेस में बताना चाह रही थी, लेकिन यहीं पर आप लोग, अच्छी बात है आपने पूछ लिया। तो जब 2 क्रॉस 2 टेबल होती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कैलकुलेट करते हैं काई स्क्वायर में, तो वो 1 ही आती है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया यहाँ पर कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम टैबुलेटेड वैल्यू को देखेंगे। यहाँ तक आज का था आपका मीडियन टेस्ट फॉर 2 सैंपल्स। अभी तक 2 सैंपल पढ़ने की जरूरत है, आगे जब फर्दर आप स्टडीज करोगे तो और भी पढ़ने को मिलेगा इसका, ठीक है। जब जिसमें 2 से ज्यादा सैंपल होंगे तो वो भी आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो। तो आज की क्लास, किसी को कोई क्वेरी है बेसिकली तो वो पूछ सकता है, बाकी मेरी तरफ से एंड हो गया आज का क्लास। मैम जैसे कि टी टेस्ट में था कि जब सैंपल साइज छोटा होता था तो हम टेबल देखते थे, और अगर सैंपल साइज बड़ा होता था तो वैल्यू होती थी उसको रखते थे। ठीक है, ठीक है। भी क्या ऐसा होता है? अच्छा ये बताओ, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के assumptions पैरामेट्रिक टेस्ट के assumptions पता है? मैम वो एनपीसी को फॉलो करता है, और अच्छा। उसमें जो सैंपल होता है वो रैंडमली ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सैंपल साइज कितना होता है उसमें? ज्यादा होता है ना? ज्यादा कम दोनों हो सकता है, बेसिकली ज्यादा ही होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो तब भी यूज किए जाते हैं जब आपका सैंपल क्या होता है, छोटा होता है। देखो एनपीसी को जब आपका सैंपल साइज छोटा होता है तो वो कहीं ना कहीं एनपीसी को फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एक assumptions का ये कह सकते हो कि हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका सैंपल साइज छोटा होता है। तो इस केस में आप सभी जितनी भी देख लो फ्रीक्वेंसीज छोटी आ रही हैं, तो वहां पर कोई इस तरह का डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज तक और किसी को कोई क्वेरी, कोई भी प्रश्न हो कंटेंट से रिलेटेड वो पूछ सकता है। मैम जब मीडियन फाइंड आउट करेंगे और काई स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो दोनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला यही होगा? नहीं 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 बेटा, आपको क्या करना है, देखो मीडियन टेस्ट का जो मैंने स्टेप्स बताया, मीडियन टेस्ट को इसलिए मीडियन टेस्ट कहा जाता है क्योंकि उसका जो बेस है जो पूरा कंटिन्यूअसी टेबल बनाने का आधार है वो क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो हमें सिंपली काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है, मीडियन को नहीं देखते, उसकी कोई टेबल नहीं है, ठीक है। अभिषेक, अंजना, आस्था, दर्शिका, काजल, कृति, लक्ष्मी, नेहा, पवन, प्रीति, राजनारायण, रिंकू, संजय, सुचिस्मिता, सीता, वीरेंद्र, कोई क्वेरी नहीं है? नो मैम। ओके, यानी मैंने आज आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से। Yes, ma'am. बहुत अच्छी बात है, आप लोग को आज समझ में आ गया। इसके क्वेश्चंस मेरे पास है, वो मैं आप लोग को आज पहुंचा दूंगी शाम तक। आप लोग उस पर प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आएगा फिर हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर बाइंड अप करते हैं। क्लास बड़ी होगी लेकिन मैंने चाहा था कि आज पूरा एक तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल भी कर लें, क्योंकि फिर हाफ और हाफ में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि आधा के कॉन्सेप्ट आप लोग का थोड़ा सा भूल जाते हैं हम लोग, सबकी ही वो होती टेंडेंसी। तो ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।